नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज 7 to 8 में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। बहुत कुछ का मतलब है बहुत ही कुछ जानने वाले हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें आपको लगभग 100 से लगा के 200 के बीच में फैक्ट पता चलेंगे। 100 से 200 के बीच में इम्पॉर्टेंट फैक्ट पता चलेंगे जो आपके भारत के बारे में हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है। कॉपी और पेन लेके बैठना है। जो मैं चीज़ें बोलूँगा आपको वो लिख लेना है, क्योंकि मैं हर चीज़ इसमें लिख के बताऊँगा तो ये वीडियो 2-3 घंटे की हो सकती है। मैं चीज़ों को समझाऊँगा, उसको आपको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना है, वीडियो को रोक के और चीज़ों को समझ लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि नई वीडियो आ गई है। तो मैं वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा थोड़े दिन बाद, लेकिन अभी भारत के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो वर्ल्ड में जो भारत की स्थिति है उसको पहले हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ठीक, और इस प्रकार जो ये ऐसी ऐसी लाइनें जाएंगी इनको बोलते हैं अक्षांश। तो पृथ्वी से होकर ऐसी ऐसी ये काल्पनिक लाइनें जाती हैं, क्षैतिज लाइनें जाती हैं, लेटी हुई लाइनें आपको दिख रही हैं, इसीलिए इनको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोला जाता है। इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड बोला जाता है। इंग्लिश में इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक। तो ये जो बीच से बिल्कुल लाइन होकर जाती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश। अब पृथ्वी दो भागों में बढ़ चुकी है, एक उत्तरी भाग ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। तो जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो भारत की इसमें स्थिति कहाँ है? तो भारत की स्थिति है उत्तरी भाग में। और उत्तरी भाग में कहाँ पे? तो उत्तरी भाग में अगर देखा जाए तो इस जगह इसकी स्थिति है। उसके लिए मैं थोड़ा सा डायरेक्शन एक बार बता देता हूँ, जो लोगों को नहीं पता है या जो लोग भूल चुके हैं डायरेक्शन, उसके लिए ये देखेंगे कि ऊपर वाली जो दिशा है वो नॉर्थ होती, नॉर्थ मतलब उत्तर। नीचे वाली है आपकी साउथ, साउथ मतलब दक्षिण। फिर राइट हैंड की तरफ वाली ये आपकी ईस्ट है और लेफ्ट हैंड की तरफ वाली ये आपकी वेस्ट रेखा है। ये वेस्ट रेखा है, ठीक। तो दिशाओं के बारे में आपको पता चल चुका है। तो ये आपकी वेस्ट रेखा है, तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो हम लोगों की अगर स्थिति देखी जाए तो नॉर्थ में और इधर ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व दिशा में भारत की स्थिति है, ठीक। अब इसमें थोड़ा सी और अलग चीज़ें जानते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में भारत की स्थिति है। तो अगर आपको अक्षांश पता है, तो अगर अक्षांश पता है तो जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी थी, तो ऐसी वाली जो रेखाएं थी क्षैतिज वाली वो अक्षांश थी। तो उसी प्रकार जो ध्रुव से ऊर्ध्वाधर ऐसे रेखाएं आती हैं, ऐसे कंटिन्यू आती है, पूरी इस पृथ्वी पे चारों तरफ होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, दिखाई नहीं पड़ती हैं, मानी गई हैं काल्पनिक रेखाएं, ताकि इसका अध्ययन करना सरल हो सके और स्थितियां जानना सरल हो सके। तो जो ये आपको सीधी सीधी ये रेखाएं दिखाई पड़े, इनको बोलते हैं देशांतर। देशांतर तो जिनकी भी कंट्री, राज्य, ये सब होते हैं, इनको देशांतर और अक्षांशों के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एग्जैक्ट पता चल जाता है कि किस जगह पर आपका किस जगह पर ये चीज़ या ये देश या ये राज्य या ये राजधानी उपस्थित है। तो अगर भारत की बात करते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से देखने वाले हैं। मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा भारत को देखने वाले हैं और उसी में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो जैसे ये आपको भारत का मैप दिख रहा होगा, भारत का ये मैप है। अब इसमें देखिए, अभी मैं इस तरफ बनाता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे पृथ्वी थी, ये आपका अक्षांश था। और अगर अक्षांश की बात करें तो जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से, ये चीज़ें आप नोट कर लें कृपया, 8 डिग्री 4 मिनट
ये आपका पूरा भारत इस जगह पड़ रहा है तो नॉर्थ कहलाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये आपका यहाँ तक जाता है, जिसको बोलते हैं 37 डिग्री और 7 मिनट। तो भारत की जो स्थिति है वो अक्षांश में अगर देखा जाता है तो अक्षांश में इसकी स्थिति है, भारत की स्थिति अक्षांश में 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री, ये 6 मिनट है, सॉरी मैंने 7 लिख दिया है, तो 37 डिग्री और 6 मिनट ये आपकी स्थिति है। तो इसको बताने के लिए ऐसे बताया जाता है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि इधर वाली जो सारी लाइनें हैं वो उत्तरी अक्षांश की कहलाती हैं, इधर वाली सारी लाइनें दक्षिणी अक्षांश की कहलाती हैं। तो भारत ऊपर की तरफ उत्तरी अक्षांश में है, इसीलिए इसकी स्थिति बोली जाती, जो ये आपको ये दिख रहा है इसको बोला जाता 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से, और ऊपर की तरफ जो है 37 डिग्री 6 मिनट ये आपकी स्थिति है। तो भारत की स्थिति हो गई 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। अब बात करते हैं, अगर देशांतर की बात करी जाए तो देशांतर की बात करी जाए तो भारत की स्थिति देशांतर के हिसाब से देखिए, ये देशांतर है इधर और इधर, जो ऐसी सीधी सीधी लाइनें थी वो देशांतर थी पृथ्वी में। देखिए पृथ्वी में जो ऐसी सीधी सीधी लाइनें थी वो देशांतर थी। तो जो भारत की स्थिति है देशांतर में अगर देखा जाए तो देशांतर के हिसाब से भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 5 मिनट तक है, 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो इधर ही आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, इधर आपका ये 97 डिग्री और 25 मतलब 25 मिनट, ये 25 मिनट ये काउंट किया जाता है। तो अब आपको इसका अक्षांशीय विस्तार पता चल गया होगा। तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट से पश्चिमी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी अक्षांश तक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, भारत 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी अक्षांश से, पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी स्थिति है। अब जानते हैं कि भारत क्या क्षेत्रफल कितना है और भारत कौन से नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। कहीं कहीं आपको 32.8 मिलियन लिखा हो सकता है, ठीक। तो दोनों आंसर हैं, ये शॉर्ट में लिखा है, ये मैंने आपको फुल में बताया है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए इसमें से 78,114 किलोमीटर स्क्वायर, इतना तो पाकिस्तान ने हम लोगों का कब्जा कर रखा है। अब पाकिस्तान ने कहाँ कब्जा कर रखा है, तो ये आपको ये लद्दाख दिख रहा होगा, ये इतना वाला ये भाग जो है इस जगह ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। लद्दाख वाला भाग ये है, ये पाकिस्तान ने इस जगह पर ये आपका ये कब्जा कर रखा है। इस जगह पर ये पाकिस्तान ने 78,114 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल कवर कर रखा है, जिसको वो लोग POK या POK नाम दिया गया है। POK का मतलब होता है पाक, मतलब पाकिस्तान वाला, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान द्वारा अधिकृत या अधिग्रहित कश्मीर। फिर उसी में आपका 5,180 इसने चाइना को दे दिया सी पैक बनाने के लिए। सी पैक क्या मैं अभी बताता हूँ, लेकिन अब इतना इधर थोड़ा ध्यान दें कि इस समय लद्दाख में इस जगह पर ये यहाँ पे चाइना ने कब्जा कर रखा है। भारत का भाग 37,555 इतना भाग किलोमीटर स्क्वायर, इतना भाग जो है ये चीन ने कब्जा कर रखा है इंडिया का।
ऊपर जो आपका पहले जम्मू कश्मीर था, जिसको अब 31 अक्टूबर 2019 को दो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर दिया है। तो इस समय लद्दाख का देखा जाए तो ऊपर का 37,555 किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वो चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसको वो लोग अक्साई चीन बोलते हैं, जिसको वो लोग अक्साई चीन बोलते हैं। मैं लिख के बता देता हूँ क्या बोलते हैं। तो जिसको वो लोग अक्साई चीन बोलते हैं, अक्साई चीन, अक्साई चीन वो लोग बोलते हैं। तो इतना भाग चीन ने वो कब्जा कर रखा है, जिसको अक्साई चीन बोला जाता है। फिर अब बात करते हैं कि जो भारत का है वो विस्तार कितना है। विस्तार का मतलब कि ये उत्तर से लगा के दक्षिण तक में कितने किलोमीटर है। तो यहाँ ये उत्तर से लगा के और ये दक्षिण तक में जो भारत की लंबाई है वो आपकी है 3214 का मतलब 3214 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है, ये दूरी ये 3214 किलोमीटर है। तो इसको बोलते हैं कि भारत का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। और अगर पूरब से पश्चिम की तरफ देखें, ये पूरब है और इधर पश्चिम की तरफ देखें, पूरब से पश्चिम की तरफ जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। 2933 मतलब 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिमी विस्तार है। फिर अब इसमें थोड़ा और जानते हैं विस्तार से और थोड़ा इसके बारे में। पूर्वी जगह बोली जाती है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे पूर्वी जो जगह है वो किबिथू उसका नाम है। उसी प्रकार पश्चिम की जो अगर सबसे पश्चिमी अगर दिशा देखी जाए तो गुजरात में पड़ती है, गुजरात में पड़ती है, जिसको बोला जाता है गुहार मोता या गौरी मोता। सबसे जो पश्चिमी है उसको बोला जाता है गुहार मोता या गौरी मोता। तो इसको लिख लीजिए या फिर मैं इस पे बोर्ड पे अभी लिख के बता देता हूँ कि गुहार मोता, गुहार मोता। गुहार मोता या गौरी मोता भी बोलते हैं इसको, गौरी मोता बोलते हैं, गौरी मोता। ठीक है। तो ये आपकी सबसे पूर्वी स्थान है या पूर्वी बिंदु उसको बोलते हैं। और गुहार मोता ये आपका गांधीनगर गुजरात में है, इसको सबसे पश्चिमी बिंदु बोला जाता है। अब बात करें सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो है आपका सियाचिन पे। सियाचिन ये लद्दाख में इस जगह पर सियाचिन पड़ता है, सबसे उत्तरी बिंदु बोला जाता है। उसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कॉल। अब इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। तो अब सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो अगर सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो सबसे दक्षिणी बिंदु में दो आते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु में एक आएगा मेनलैंड। मेनलैंड का मतलब मुख्य भूमि पर। तो जो ये आपको ये नक्शा वाला है ये मुख्य भूमि है। और यहाँ पर इस जगह पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी जगह है जो सबसे दक्षिणी बिंदु है और ये मुख्य भूमि पर है। और वैसे अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो ये इस जगह पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिखेगा। इस जगह पर अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहाँ पर सबसे वो बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट सबसे, मैं लिख देता हूँ इधर, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है
जो कि निकोबार में पड़ता है। तो ये हो गए सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे दक्षिणी बिंदु। अब इसका राज्यों के बारे में देखते हैं, राज्यों के बारे में देखते हैं बारी बारी से, कौन से राज्य पढ़ेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके पहले सीमा देख लेते हैं हम लोग। तो जो सीमा है, अगर देखा जाए तटीय सीमा, तटीय सीमा का मतलब जो समुद्र तट से गिरा है। तो पहले समुद्र तट की बात करें तो इधर ये वाला समुद्र जो है ये बोला जाता है आपका BOB। BOB का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। BOB इसको शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, बंगाल की खाड़ी जिसको बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल इसको बोला जाता है। फिर आपका इस दिशा में ये जो पड़ता है, इस दिशा में जो पड़ता है इसको बोला जाता है हिंद महासागर। ये हिंद महासागर है आपका। तो अब तटीय का मतलब जो समुद्र तट से लग रहा हो। तो समुद्र तट से लगने वाली जो कुल सीमा है, समुद्र तट से जो लगने वाली कुल सीमा है वो 7515.16 है। 7515.16 आपकी तटीय सीमा पड़ती है। तो जो ये वाली ये पूरी सीमा दिख रही होगी, ये वाली ये पूरी सीमा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसकी ये पूरी सीमा मिला के आपकी 7515 या 16.16 भी बोलते हैं इसको किलोमीटर, ये इतनी मानी जाती है। अब इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी सम्मिलित किया गया, उसकी सीमा को भी सम्मिलित किया गया। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हटा दें, मतलब मुख्य भूमि पर देखें, अगर मुख्य भूमि पर देखा जाए, मुख्य भूमि का मतलब है केवल जो ये वाली मुख्य भूमि है, इसमें अगर देखा जाए तो ये 6100 किलोमीटर की है, 6100 किलोमीटर की है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लगा लेते हैं या मिला लेते हैं उसकी भी तटीय सीमा, तो ये आपकी पड़ जाती जाके 7516.16 किलोमीटर। लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि की देखी जाती है तो 6100 किलोमीटर आपका पड़ता है जाके। फिर अब बात आती है अगर तटीय सीमा ना देखकर स्थलीय सीमा देखें। स्थलीय सीमा का मतलब है ये जो भूमियों के साथ ये लगता है, ये स्थलीय सीमा। तो इस स्थलीय जो सीमा है, तो स्थलीय जो सीमा लग रही है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा है आपकी। वो तटीय सीमा थी और ये स्थलीय सीमा है। इन सारे फैक्ट को लिख ले और फिर मैं आगे बताता हूँ राज्यों के बारे में धीरे धीरे। तो राज्यों से अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये लद्दाख है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब केंद्र सरकार यहाँ पे राज्य करती है। तो लद्दाख है, उसकी राजधानी जो है वो है लेह। लद्दाख की राजधानी लेह। और वहीं लद्दाख में इस जगह पर बीच में, क्योंकि इधर तो चीन ने कब्जा किया है, इधर पाकिस्तान ने, तो बीच में सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर है, ये पॉइंट नोट कर लें। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, सबसे ऊंचा और ठंडा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। माइनस में टेम्परेचर चलता है, 40 से 80 डिग्री के बीच में माइनस में टेम्परेचर होता है यहाँ पे। फिर भी अपनी सेना यहाँ पे लगी, क्योंकि अगर सेना हट गई तो इधर ये चीन वाले और पाकिस्तान वाले मिलके ये पूरी हड़प कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पे हमेशा सेना लगी रहती है सियाचिन ग्लेशियर। ये पॉइंट लिख लें, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिर अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख से ही लगा हुआ जम्मू कश्मीर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ही यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बदल कर इसको लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो में तोड़ा गया है। तो जो जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी है श्रीनगर, गर्मियों में राजधानी रहती है, और जम्मू आपकी सर्दियों में राजधानी रहती है। श्रीनगर गर्मियों में और जम्मू ये आपकी सर्दियों में राजधानी रहती है। तो अब बात करें अगर कि ये कब लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर कब बने हैं, तो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर आपके 31 अक्टूबर 2019 को इनका गठन किया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को इनका गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर राज्य था, इसको केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है
और केंद्र शासित प्रदेश 2 बने हैं, लद्दाख और जम्मू है, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू और कश्मीर की राजधानी आपकी श्रीनगर है। धारा 370 हटने के बाद ये काम हुआ था यहाँ पे। और फिर अगर बात करें नीचे उसी के, तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश जो है इसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब थोड़ा इसको मैं दूसरे मैप में दिखाता हूँ। ये थोड़ा न्यू मैप था लेकिन थोड़ा ओल्ड मैप है, उसमें ज़्यादा क्लियरली हर चीज़ दी गई है। तो ये थोड़ा ओल्ड मैप है, इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो शिमला राजधानी है। फिर हिमाचल प्रदेश से ही सटा हुआ आपका पंजाब पड़ता है, ये पंजाब डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब राज्य है। पंजाब की राजधानी जो है वो आपकी चंडीगढ़ है। और पंजाब के नीचे जो पड़ता है वो हरियाणा पड़ता है, और हरियाणा की जो राजधानी है वो भी आपकी चंडीगढ़ है। ठीक, तो अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उसी के नीचे आपका, ये देखिए जैसे आपको ये पुराना ज़्यादा ही पुराना मैप लग रहा है मुझे, तो इधर का ये जो भाग है ये पूरा ये आपका ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड है जिसकी राजधानी है आपकी देहरादून। और एक बात मैं बता दूं कि गैरसैंण इसकी नई राजधानी बनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन को आप लिख लें और इम्पोर्टेंट का अपने हिसाब से निशान लगा लें। गैरसैंण और देहरादून ये 2 राजधानी आपकी बन चुकी हैं। कहाँ की? उत्तराखंड की। उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश को ही तोड़ के उत्तराखंड ये बनाया गया था। फिर अब हरियाणा से ही टच करता हुआ ये है आपका राजस्थान की जो राजधानी है वो है आपकी जयपुर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो राजस्थान है ये पूरे भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल मतलब सबसे ज़्यादा ज़मीन यहीं पर है, और यहीं पर थार मरुस्थल पाया जाता है। और अब देखिए ये जो सीमा, ये आपको ये बॉर्डर दिख रहा होगा, ये बॉर्डर ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के साथ। और जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ बोला जाता है। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर को रेड क्लिफ बोला जाता है। नोट कर लें पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पाकिस्तान और भारत के बीच के बॉर्डर को क्या कहते हैं या सीमा को क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ इसका नाम है, रेड क्लिफ इसका नाम है। उसी प्रकार आपका अगर थोड़ा सा मैं और इधर जूम करूं तो ये देखिए थोड़ा सा अफ़गानिस्तान का भाग भी भारत को टच करता है। भारत को इस जगह पे ये टच करता है जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ये लगभग 106 या 104 किलोमीटर है, 104 किलोमीटर इस जगह पर बॉर्डर है जो आपका अफ़गानिस्तान से टच करता है। ये इतनी जगह इस समय वैसे भी ये पाकिस्तान POK में गिनी जाती है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अगर इधर बात करें ये, तो ये पूरा तिब्बत पड़ता, तिब्बत मतलब ये इधर हिमालय पर्वत, ऐसे ऐसे हिमालय की श्रेणियाँ गई हुई हैं, हिमालय पर्वत, तो ये इधर वाला हिस्सा ये तिब्बत पड़ता है। और तिब्बत जो है वो चीन के कब्जे में है, तिब्बत जो चीन के कब्जे में, तो हिमालय प्रदेश जो है वो भी आपका चीन के उसमें पड़ता है भाग में। फिर अगर और बात करें तो राजस्थान के नीचे ये आपका गुजरात पड़ता है, राजस्थान के नीचे ये गुजरात है। अब इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट करें कि पहले इसकी राजधानी जान लेते हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, अहमदाबाद याद ना रखें, अहमदाबाद राजधानी नहीं है इसकी। गुजरात की जो राजधानी वो गांधीनगर है। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा, अब तटीय सीमा का मतलब क्या है कि समुद्र के साथ जो सबसे ज़्यादा सीमा जिसकी लगती है वो राज्य है, वो आपका गुजरात है। गुजरात राज्य की सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है। फिर आगे की बात करें अगर, तो ये आपका इस जगह ये MP है, MP मतलब मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। फिर अगर बात करें तो ये आपका इधर उत्तर प्रदेश पड़ रहा है, ये उत्तराखंड से टच करता हुआ, ये उत्तराखंड से टच करता हुआ ये UP है आपका, उत्तर प्रदेश है।
उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी लखनऊ है। और अगर दिल्ली को देखें तो ये देखिए, ये इस जगह हरियाणा से चारों तरफ से घिरा हुआ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से भी ये टच करता हुआ है। इसको थोड़ा दूसरे मैप में देख लेते हैं। तो ये देखिए, इस जगह आपको रेड कलर का ये जो दिख रहा है, ये आपका दिल्ली है। ये वाला एरिया दिल्ली है, जो कि हरियाणा से टच करता हुआ है और ये उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। दिल्ली आपकी राजधानी दिल्ली। फिर आगे अगर इधर बात करें तो ये देखिए, ये इधर ये बिहार पड़ता है, उत्तर प्रदेश से ही लगा हुआ ये बिहार है। बिहार है, उसकी राजधानी जो है वो पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। अब क्वेश्चन में एक इसमें इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी तो पटना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा राज्यों से टच या स्पर्श होने वाला राज्य कौन सा है, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला है। अगर अभी मैं सोच रहा हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो मैं उत्तर प्रदेश का एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये लगभग 8 राज्यों को स्पर्श करता है, 8 राज्यों को स्पर्श करता है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बाद में गिन भी सकते हैं, 8 राज्यों को, और एक देश को, देश मतलब नेपाल देश को टच करता है। फिर बिहार है, बिहार की राजधानी है पटना। और बिहार के नीचे आपको दिख रहा होगा ये झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची है। रांची झारखंड की राजधानी है, जो कि बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया था। बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया था, जिसकी राजधानी रांची है। फिर अब झारखंड से के बगल में ये देखिए, आपको जो दिख रहा है झारखंड के बगल में, मैं इसको शो करता हूँ पूरा, ये पूरा ये जो आपको ये भाग दिख रहा है, ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल है। वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल देखिए, आपको ये इतने छोटे से भाग को ना याद रखें, ये पूरा याद रखें। इस जगह, इस वाले भाग को, इस जगह इसको चिकन नेक से के नाम से जाना जाता है। चिकन नेक, अरे जैसे चिकन होता है उसकी गर्दन होती है, उसी चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। इनको इधर वाले जितनी ये राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। इनके बारे में अभी हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। फिर ये पश्चिम बंगाल से नीचे आपकी उड़ीसा पड़ती है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ये आपका उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा से स्पर्श करता हुआ इस तरफ ये छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा से स्पर्श करता हुआ छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। और फिर उसी के नीचे अगर उड़ीसा में एक चिल्का झील है, उड़ीसा में चिल्का झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है, चिल्का झील बोली जाती है, और वो काफ़ी फेमस है। फिर अगर बात करें तो उड़ीसा के नीचे ये देखिए, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के नीचे ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो 2 राजधानी, एक हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था जब 2014 में, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया था, तो इनकी दोनों की राजधानी हैदराबाद सम्मिलित की गई थी। केवल 10 साल के लिए की गई थी। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी अगली राजधानी बना ली है, जिसका नाम है आपका, ये देखिए अमरावती, जिसका नाम है अमरावती। राजधानी है इसकी अमरावती। और आंध्र प्रदेश से ही ऊपर ये देखिए तेलंगाना, क्योंकि आंध्र प्रदेश को ही काट कर तेलंगाना बनाया गया था। तो तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। फिर आंध्र प्रदेश के अगर नीचे देखा जाए तो ये आपकी तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश की राजधानी तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ये तमिलनाडु है, ये पूरा ये चेन्नई तमिलनाडु है, इसकी राजधानी ये आपकी चेन्नई है। ये काफ़ी फेमस है तमिलनाडु। फिर आपको तमिलनाडु से सटा हुआ ये आपका केरला पड़ता है। केरला है, इसकी राजधानी तिरुअनंतपुरम है। ये केरला है आपकी, ये मगरमच्छ जैसा आपको दिख रहा होगा केरला, और उसकी राजधानी ये तिरुअनंतपुरम उसकी राजधानी है। ये तिरुअनंतपुरम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में देखने के लिए, लेकिन कॉपी में हर चीज़ बारी बारी से जितनी चीज़ें आपको बताई जाएँ वो आप लिख सकते हैं।
फिर अगर केरला के ऊपर देखें तो ये देखिए ये पड़ता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक केरला के ऊपर देखा जाए कर्नाटक है, और इसकी जो राजधानी है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु या बेंगलोर जिसको बोलते हैं, कर्नाटक बेंगलुरु या बेंगलोर बोलते हैं, ठीक है। फिर कर्नाटक की ये ऊपर इधर ये महाराष्ट्र पड़ता है। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र, ये देखिए राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये समुद्र किनारे बसी हुई है मुंबई। अरेबियन सागर, अरब सागर इसको बोलते हैं, इधर वाला जो सागर है, इधर वाला ये आपका सागर दिख रहा है, ये अरेबियन सागर या अरब सागर के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक इन दोनों के बीच में एक छोटी सी आपको जो जगह दिख रही है ये आपकी गोवा है। गोवा की राजधानी जो है पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है। क्वेश्चन अगर पूछ ले कि गोवा किन दो राज्यों को स्पर्श करता है या गोवा किनको किनको स्पर्श करता है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर अब बात करते हैं कि इधर मैप की तरफ इधर थोड़ा हो गया है, अब हम लोग थोड़ा पौंडुचेरी के बारे में जान लेते हैं, पुडुचेरी के बारे में। तो ये देखिए पुडुचेरी, ये पुडुचेरी कोई एक जगह पर नहीं है, ये आपकी लगभग 3 राज्यों में स्थित है। ये देखिए इस जगह पर ये पुडुचेरी है, यनम नाम से भी है यहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में है। इस जगह ये आपकी तमिलनाडु में पुडुचेरी है और तमिलनाडु में है। फिर यहीं पर एक जगह ये आपकी केरला में पड़ती है, ये पुडुचेरी माहे नाम से जानी जाती है। तो इन तीनों जगह को ही पुडुचेरी बोला जाता है। उम्मीद है कि काफ़ी लोगों को अभी ये आज तक नहीं पता होगा कि पुडुचेरी कहाँ पे है। तो पुडुचेरी देखिए ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला, इन तीनों में कुछ कुछ ये जगह है, इन्हीं को ही तीनों को मिलाकर ही बोला जाता है पुडुचेरी बोला जाता है, इन तीनों को ही मिला के। अब बात कर लेते हैं कि दमन और दीव और दादरा नगर हवेली कहाँ पे हैं। दमन और दीव दादरा नगर हवेली तो कहाँ है, तो इस जगह देखिए ये आपको दिख रहा है, इस जगह आपका है दादरा और नगर हवेली। इसके ज़रा से ऊपर ये है वो दादरा पड़ता है, और जो ये वाला भाग है वो नगर हवेली पड़ता है। तो जो नगर हवेली है और दादरा है, इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब ये दोनों 1 किलोमीटर की दूरी पर है, दादरा और नगर हवेली। जो दादरा है ये वाला दादरा ये पूरी तरीके से गुजरात में है, जबकि जो ये है नगर हवेली ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है। फिर अब बात करते हैं कि दमन और दीव की। तो दमन और दीव की बात करें तो जो दमन है ये समुद्र तट से इधर सीमा लगाए हुए दमन है, और इस जगह गुजरात के एक आइलैंड है, यहाँ पे सौराष्ट्र आइलैंड है जिसको बोला जाता है दीव, यहाँ पे दीव है। तो ये दमन और ये दीव है, अलग अलग है दोनों। दादरा और नगर हवेली की जो राजधानी है वो आपकी पड़ती है सिलवासा, और दमन और दीव की राजधानी आपकी दमन है। फिर अभी थोड़ा सा हम लोग इधर की तरफ चलते हैं, पूर्वी भाग में, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। अब यहाँ आपको इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ अगर बोला जाए वह कौन सा राज्य है भारत का जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है। तो ये देखिए ये आपका जो पश्चिम बंगाल है ये भूटान के साथ भी सीमा बना रहा है, नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है, और बांग्लादेश की भी सीमा बना रहा है। तो वेस्ट बंगाल जिसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल, ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। राज्यों के अगर गिनती करें तो देखिए 1 राज्य, ये 2 राज्य, और ये 3 और ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बिहार, झारखंड, 4 क्या 5, एक नीचे यहाँ पे आपका उड़ीसा रह गया है। तो 5 राज्यों के साथ वेस्ट बंगाल सीमा बनाता है, 5 राज्य और 8 देशों के साथ सीमा बनाता है आपका। फिर ये देखिए कि इस जगह पर ये आपको जो दिख रहा होगा ये सिक्किम 2 कंट्री के साथ सीमा बना रहा है, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। भूटान और नेपाल के साथ सिक्किम सीमा बना रहा है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। अब सिक्किम से इधर की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं तो भूटान के नीचे ये पूरा देखिए
ये आपको कुछ इस प्रकार ये दिख रहा होगा, ऐसा लेटा हुआ वी टाइप का। ये पूरा आपका असम है, असम है। असम की राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी है दिसपुर। फिर असम से पूरी तरीके से घिरा हुआ ये देखिए मेघालय है, ये पूरा मेघालय। और मेघालय की राजधानी है आपकी शिलोंग। मेघालय है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय है जो बांग्लादेश के ऊपर एक तरीके से रखा हुआ है, ये देखिए बांग्लादेश के ऊपर एक तरीके से रखा हुआ है आपका ये मेघालय। मेघालय और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो मेघालय है इसका जो मासिन राम है, मेघालय की एक जगह है मासिन राम, सर्वाधिक वर्षा मासिन राम में होती है। सर्वाधिक वर्षा जो है वो मासिन राम में होती है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता सीधा सीधा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो उसका जवाब होगा मासिन राम। मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर आप देखिए असम के ऊपर इस तरफ ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम के ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। फिर अरुणाचल प्रदेश से ही होकर ये ब्रह्मपुत्र नदी आपकी आती है और ऐसे जाती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। फिर अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये देखिए नागालैंड है, और नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इधर वाला ये आपका ये वाला एरिया ये म्यांमार का एरिया पड़ता है, इधर वाला म्यांमार। और इधर वाला ये हिमालय पर्वत इधर तिब्बत पड़ता है, जो कि चीन के अंडर में है, चीन के अंडर में। चीन का कहना है, चीन ने यहाँ भी थोड़ी बहुत ज़मीन अपनी कब्जा कर रखी है अरुणाचल प्रदेश में। वो कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में वो कब्जा करना चाहता है। तो अब नागालैंड है इधर अरुणाचल प्रदेश के नीचे, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और फिर उसी के नीचे अगर नागालैंड के नीचे बात करी जाए तो ये मणिपुर है, नागालैंड के नीचे आपकी मणिपुर है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और अगर मणिपुर के नीचे बात करें तो ये मिजोरम है। मणिपुर के नीचे अगर बात करें तो ये इस जगह ये देखिए ये मिजोरम है, मिजोरम है जहाँ से अभी कर्क रेखा होके गई थी। अब ये बांग्लादेश है जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान नाम से भी जाना जाता था, बांग्लादेश को ही पूर्वी पाकिस्तान नाम से जाना जाता था। अभी मैं थोड़ा इसको डिटेल से बताऊंगा। तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ ये देखिए ये आपका त्रिपुरा है, त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला, त्रिपुरा जिसकी राजधानी अगरतला है। इधर की तरफ ये आपका म्यांमार है, म्यांमार जिसको पहले बर्मा बोलते थे। अब हम लोग अपना एक शॉर्ट तरीके से इसको जान चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा बॉर्डर के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, बॉर्डर को रेड क्लिफ, उसको बोला जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ बोलते हैं उस बॉर्डर को। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफगानिस्तान और भारत इसके बीच में जो 106 किलोमीटर या 104 किलोमीटर का जो आपका बॉर्डर था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे डूरंड रेखा, डूरंड, डूरंड रेखा उसको बोलते थे। तो भारत और ये अफ़गानिस्तान की जो ये इस जगह पर बॉर्डर है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये पूरा बॉर्डर है इसको बोला जाता है रेड क्लिप, रेड क्लिप, रेड क्लिप ऐसे आप लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। और इस जगह पर ये आपका डूरंड था, डूरंड, डूरंड रेखा। अच्छा, और भारत और पाकिस्तान, सॉरी भारत और चीन, जो ये पूरा इधर चीन के साथ ये लग रहा है, ये भारत और चीन के साथ जो ये पूरा बॉर्डर लगता है या रेखा लगती है, सीमा लगती है, इसको बोला जाता है मैकमोहन, मैकमोहन। क्वेश्चन ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें। मैक, सॉरी ये थोड़ा गलत लिखा है, मैं लिख देता हूँ मैकमोहन, मैकमोहन बोलते हैं। मैकमोहन भारत और चीन के बीच के बॉर्डर को बोलते हैं।
सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या बोला जाता है, तो मैकमोहन है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा को क्या बोला जाता है, तो डूरंड रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। तो अब आगे जानते हैं। और अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ, वो आप देख लें। उसके पहले मैं थोड़ा सा अभी इसमें ये बता देता हूँ कि ये जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पर इधर इलाहाबाद पड़ता है। तो इलाहाबाद से ऐसी रेखा जाती है जिसको बोलते हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, जबकि 82.5 डिग्री देशांतर है, 82.5 डिग्री देशांतर है, जो कि ग्रीनविच टाइम, मतलब जो पूरे वर्ल्ड का टाइम डिसाइड होता है ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये क्वेश्चन आप याद रखें, इन सब चीज़ों को लिख लें। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं और अब इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो आप लिख सकते हैं। आई होप सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका होगा। तो अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर की बात करें तो मैं क्षेत्रफल बता चुका हूँ और इनका स्थान। हाँ, भारत का अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें स्थान पर है। अब बात आ गई 7वें स्थान पर है तो पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर है रूस। इसके लिए भी आपको एक छोटा सा फंडा है या फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। तो फंडा ये है कि इसके लिए एक फार्मूला या ट्रिक याद रखनी, रुख चीन अब आगे भारत, रुख चीन अब आगे भारत। अब यहाँ देखिए, रू से आपका पड़ जाएगा रूस, रू से आपका पड़ जाएगा रूस, रू से रूस। तो नंबर 1 पर क्षेत्रफल जो है वो रूस है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस 1 नंबर पर है। फिर का से आपका पड़ जाएगा कनाडा, कनाडा जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है कनाडा, वो क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। फिर तीसरे पे आपके आते चीन, तो चीन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, चीन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर। फिर यहाँ पे देखिए आ से आता है आपका, आ से अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ से आ से अमेरिका होगा, आ से इस जगह ये अमेरिका होगा, अमेरिका मतलब यूएसए जिसको बोलते हैं। तो चौथे नंबर पे क्षेत्रफल में अमेरिका है। फिर बा से आपका ब्राज़ील हो जाएगा, और ब्राज़ील हो जाएगा बा से, जो कि आपका 5वें नंबर पे पड़ेगा। फिर अगला याद देखिए आगे लिखा है, आगे में जो आ लिखा है वहाँ आ से ऑस्ट्रेलिया। ये सब चीज़ें आप लिख लें तो अच्छा रहेगा। आ से है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। फिर 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आपका भारत पड़ता है। 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पे भारत पड़ता है। अगर 8वें नंबर की भी अगर बात करें, क्योंकि 7 बहुत लोग बताते हैं, कभी ये नहीं बताते कि 8वें नंबर पे कौन है, तो 8वें नंबर पे आपका अर्जेंटीना है, 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है और 9वें नंबर पे कजाकिस्तान है। तो इतनी जानकारी इसमें पर्याप्त है और मैं आगे कुछ और चीज़ें बता देता हूँ इसमें। तो सबसे ज़्यादा अगर राज्यों को टच करती है तो वो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों को टच कर रहा था। और जो कर्क रेखा जाती थी वो आपको बता दी गई है, उसके लिए फार्मूला रुख चीन अब आगे भारत वाला। और अगर अब इसमें थोड़ा मैप से ही क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, आपको देखें क्लियर होते कि नहीं। अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं, तटीय सीमा का मतलब जिनके समुद्री सीमा लगती है, तो आप यहाँ से गिन सकते हैं 9 है कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक कहाँ गया, तो एक आपने यहाँ पे गोवा छोड़ दिया है, गोवा जगह। तो 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं। और तटीय सीमा लगाने वाला अगर देखा जाए सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा तटीय सीमा लगाने वाला सबसे छोटा राज्य है। तो तटीय सीमा सबसे छोटा जो है गोवा के साथ आपकी लगती है। तो इतना आपके बारे में इतना कुछ आपको इसके बारे में पता चल चुका है। अब अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की सबसे ज़्यादा बात करें तो बताइए कौन है, उत्तर प्रदेश। यूपी जो है जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है।
अच्छा, सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर उत्तर प्रदेश की, तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे कम जनसंख्या आपकी सिक्किम की। सिक्किम की जनसंख्या जो है सबसे कम है, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अब फिर बात करें अगर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में, मतलब 1 किलोमीटर जैसे ये क्षेत्रफल है, इसके अंदर कितने लोग रह रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ 1 किलोमीटर में मान लीजिए 10 लोग रह रहे हैं, यहाँ 1 किलोमीटर में 20 लोग रह रहे हैं। तो जहाँ 1 किलोमीटर के अंदर ज़्यादा लोग पाए जाएंगे तो वो बोलेंगे कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो अगर देखा जाए तो सबसे जनसंख्या ज़्यादा घनत्व जो है वो बिहार का, तो जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार पड़ता है। फिर इतने क्वेश्चन हो गए हैं। और आगे की अगर बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सबसे कम जनसंख्या, मान लीजिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला तो बता दिया गया बिहार है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब बहुत कम, जहाँ पे लोग क्षेत्रफल के हिसाब से पाए जाएं, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश आपका पड़ता है। फिर और अगर बात करें कि सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है, सबसे अधिक साक्षरता का मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं, तो केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। ये आपका केरल जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा। फिर बात आ गई अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की, तो सबसे कम कहाँ की है, तो सबसे कम जो है वो आपकी बिहार की साक्षरता है। एक बात याद रहे कि बिहार की साक्षरता कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा IAS PCS जो है बिहार से ही निकलते हैं। तो बिहार की साक्षरता सबसे कम है। वो लोग या फिर पढ़ते नहीं हैं, या फिर अगर पढ़ते हैं तो सीधा टॉप मारते हैं। फिर अब बात करते हैं कि सबसे अधिक लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात आप थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए लिंगानुपात का मतलब ये है, जैसे 1000 अगर आदमी है, 1000 पुरुष हैं, और 1000 पुरुष हैं वहाँ पे, और अगर महिलाएं देखी जाएँ तो केवल 900 पढ़ें, और दूसरी जगह 1000 पुरुष हैं और महिलाएं 950 पढ़ जाएं, तो जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या, मतलब कंपेयर में अगर देखा जाए पुरुषों और महिलाएं अधिक होंगी, ठीक, अगर जितने पुरुष हैं उनकी तुलना में 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं आ रही हैं, तो 1000 पुरुष पे जितनी महिलाएं आ रही होती हैं वो लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात कहलाता है। तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात सबसे अधिक का मतलब केरल में प्रति 1000 जो व्यक्ति है, आदमी है, उन पर महिलाओं की संख्या आपकी 963-64 है। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ज़्यादा है। और सबसे कम लिंगानुपात का मतलब कि अगर जेंट्स आदमी ज़्यादा हों और लेडीजें मतलब औरतें कम हों, तो वो आपकी जगह हरियाणा है। हरियाणा है सबसे कम लिंगानुपात। ये क्वेश्चन सीधे सीधे लिख लें, पूछे जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है। और अगर मैं इसमें और थोड़ा सा अच्छे से बताने की कोशिश करूँ तो आपको ये जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में आपकी एक डल झील है। जम्मू कश्मीर में आपकी डल झील है। इसमें एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है। अब फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस क्या होता है? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है जो डाकघर है वो तैरता हुआ है, ऐसे ऐसे झील वगैरह है। झील, डल झील है, श्रीनगर में आपके डल झील पड़ती है। डल झील जो है, लेक इसको बोलते हैं, डल लेक, उसमें आपका एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस मतलब तैरता हुआ डाकघर है, ऐसा समझ लीजिए। तैरता हुआ डाकघर है, डल झील पर बना, श्रीनगर में। क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि तैरता हुआ डाकघर कहाँ पे है, तो डल झील पर है, श्रीनगर में। फिर दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है भारत में है। सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस दुनिया में भारत में है। फिर और अगर इसमें थोड़ा सा अगर और बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में है। तो अगर बात करें कि एक ख़ास बात बताते हैं आपको, ये गुजरात है, इधर ये गुजरात में एक गिर फॉरेस्ट है। गिर फॉरेस्ट है जो कि उनके लिए, शेर के लिए फेमस है, गिर फॉरेस्ट गुजरात का। अब इस गिर फॉरेस्ट में केवल एक महंत रहते हैं जिसका नाम है भरत दास। इन एक अकेले मेंबर के रहने की वजह से यहाँ पे इलेक्शन के लिए
इलेक्शन बूथ बनाया जाता है, ऐसे समझ लीजिए इलेक्शन बूथ बनाया जाता है, केवल एक लोग वोट डाल सकें इसके लिए गुजरात में जो है वो बूथ बनाया जाता है वोटिंग के लिए। ठीक है, तो एक अगर कभी क्वेश्चन ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के लिए बता देता हूँ मैं, कभी किसी से पूछने के लिए। और एक बता दें, एक गुजरात के ही अमेली ज़िला है, गुजरात का अमेली ज़िला है, वहाँ पे क्या है, जैसे आप देखिए गुजरात का अमेली ज़िला, अगर आप ऐसे पानी ढलान से डालेंगे तो नीचे जाएगा, लेकिन अमेली में क्या सीन है कि आप अगर ढलान से पानी डालते हैं तो ऊपर जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए कितना ज़्यादा है, कुछ उल्टा ही है यहाँ पे, कुछ अलग है, ये शायद किसी को जल्दी पता नहीं होगा, तो आप किसी से भी ऐसे सवाल पूछ के उसको थोड़ा दिमाग चकरा सकते हैं। तो अमेली है गुजरात का, जहाँ पे अमेली या अमरेली भी इसको कभी कभी बोला जाता है, कहीं कहीं अमरेली। तो वहाँ पे पानी क्या करता है, ढलान से ऊपर की तरफ, पानी क्या हर चीज़ लगभग ढलान से ऊपर की तरफ, अगर गाड़ी भी खड़ी कर दें तो ढलान से ऊपर की तरफ जाएगी वो। ठीक है, तो इतने फैक्ट हम लोग जान चुके हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अगर मैंने कुछ ना बताया हो तो मैं अगली बार से बता दिया करूँगा। और जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट हो या जो चीज़ आपको पढ़ना हो, जिस चीज़ को आपको थोड़ा कम समझ में आया हो, वो चीज़ आप कमेंट में लिखें ताकि मैं उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं। और आज के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।